जो है IQ इस्तेमाल करना है, दिमाग इस्तेमाल करना है, और आप आसानी से चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहले मैं कुछ चीजें आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम से आप लोग क्या समझते हो? एटम क्या होता है? जल्दी बोलो, व्हाट इज एन एटम? सर atom is the smallest particle which can react to form molecule, या हम कह सकते हैं which cannot be further subdivided, राइट? तो अगर ये कहा जाए कि एटम सबसे छोटी यूनिट है किसी भी मैटर की, तो ये गलत तो नहीं होगी? ऐसा पहले कहते भी थे। it's the fundamental unit of an राइट, एक्चुअली इट्स फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल बेसिक यूनिट होती है, और एटम से मिलके ही एटम्स कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से फिर आपके मैटर फॉर्म होता है, और मैटर को हम लोग क्लासिफिकेशन फर्स्ट चैप्टर में कर लिया था। एटम के अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई मेसॉन्स, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे एटम के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इनिशियली जब एटम की डिस्कवरी हुई थी तो उसके अंदर ये पार्टिकल्स मौजूद हैं, इसकी भी डिस्कवरी हुई थी टाइम टू टाइम। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी के लिए, मैं लिख देता हूं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, और उस फंडामेंटल पार्टिकल में सबसे पहले जो डिस्कवरी की गई थी वो थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था इस एक्सपेरिमेंट का? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की गई थी। इसका एक सेटअप था, तो मैं सेटअप आपसे क्लियर करता हूँ, ये समझ लोगे तो एनोड रे अपने आप समझ आ जाएगी आपको। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए एक उन्होंने ट्यूब लिया, पहले बड़ा सा ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब था बेसिकली वो, कई लोग उसे चैम्बर भी कह देते हैं। दो उसने क्या लगा दिए वहां पे, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है बच्चों? जिसके थ्रू चार्ज ट्रैवल करता है। ओके, यहाँ पे इन्होंने इसे कनेक्ट कर दिया बैटरी के टर्मिनल से, नेगेटिव पॉजिटिव। ये कैथोड और ये एनोड। कैथोड पे चार्ज क्या होता है आप जानते ही हो, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। कैथोड कैरीज व्हाट काइंड ऑफ चार्ज? Negative charge. Cathode is always negative. Cathode is always negative. Anode is always positive. Am I clear to all? Yes, sir. ठीक है, अब क्या किया आपने, इस जो ये ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है आउटलेट इसकी, इसके ऊपर एक वैक्यूम लगा दिया, ताकि इसका अंदर एयर जो थी वो सारी बाहर, जो फालतू एयर थी बाहर निकाल दी गई, और इसमें जो गैस है वो प्रेजेंट है इस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि जितना प्रेशर बाहर का है उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये इस समय जो मौजूद गैस है उसके अंदर है। और ये गैस ना आयोनाइजेबल गैस होती है बच्चों। क्या होती है? आयोनाइजेबल गैस हमने ले ली। अब क्या किया आपने, इसके प्रेशर को बहुत 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 रिड्यूस कर दिया। ठीक है, प्रेशर इसका लगभग रिड्यूस कर देते हैं, अगर आप जानना चाहो तो 1 mm प्रेशर पे अंदर गैस मौजूद है इसके अंदर। जनरली प्रेशर कितना होता है? 760 mm Hg। यहाँ पे कितना प्रेशर था? 1 mm प्रेशर। लेकिन इस दौरान आपने क्या किया, इसके अंदर बहुत हाई वोल्टेज करंट पास कर दिया। क्या पास किया? हाई वोल्टेज, यानी लगभग कितना? 10,000 वोल्ट के करीब आपने इसमें हाई वोल्टेज पास कर दी। अब जब आपने इतनी हाई वोल्टेज पास कर दी तो क्या हुआ, गैस जो थी वो आयनाइज हो गई, जो सरफेस थी वो भी, ये जो कैथोड, बेसिकली कैथोड जो है नेगेटिवली चार्ज है, ये आयनाइज हो गई। ये अपने में से क्या निकालना शुरू कर दिया इसने अपने में से पार्टिकल्स निकालने शुरू कर दिए, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकालने शुरू कर दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, ऑब्वियस सी बात है, ये कहाँ की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे हम जानते हैं,
पॉजिटिव। वेरी पॉजिटिव दे टर्मिनल की दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। ओके, अब क्या हुआ Yes, sir. कि ये जो पार्टिकल्स हैं बेसिकली ये ट्रैवल कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रैवल कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसके मोशन को स्टडी किया इन फॉर्म ऑफ रेज। हमने कहा ये रेज निकल रही हैं जिसके अंदर की ये पार्टिकल्स जो मौजूद हैं इस रेज के अंदर सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ऐसी रेज जो कैरी करती हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ऐसी रेज को हम लोग क्या नाम देते हैं, याद रखिएगा, कैथोड रेज। एम आई क्लियर टू ऑल? एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। तो कैथोड रे की डिस्कवरी इस तरीके से कंफर्म हो गई कि ऐसे पार्टिकल्स जब हाई वोल्टेज देने पर और प्रेशर को 1 mm Hg करने पर गैस के अंदर, उस चैम्बर के अंदर रेज पास होनी शुरू हो गई जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जा रही थी। उन रेज को जो कि स्टार्ट हो रही थी नेगेटिव से और मूव कर रही थी टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, उन रेज को हमने नाम दे दिया कैथोड रेज। एम आई क्लियर टू ऑल? पहले बताइए ये वाला टॉपिक समझ आया आप लोगों को? जल्दी बोलिए। यस सर। Yes. प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू ऑल। अपना हाथ खड़ा करिए अगर समझ आ गया सभी को। ये बहुत बेसिक बात बताई मैंने आपको, अभी तक ये 8th 9th में पढ़ते हो आप लोग ये चीजें। अब ये समझ आया बेटा? आ गया, डन। अब इससे आप हमने कह तो दिया कि ये जो रेज हैं ये नेगेटिव टर्मिनल से शुरू हो रही हैं और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही हैं, ये बात मान भी ली हमने, लेकिन इसका कोई प्रूफ तो होना चाहिए। कोई प्रूफ तो बताओ कि वो नेगेटिव रेज जो है वो पॉजिटिव पर पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही है। आपने तो कह दिया वो जाती होंगी, उसने कहा नहीं जाती होंगी नहीं, ये जाएंगी। और क्या किया उसने इसे प्रूव करने के लिए? उसने इसी एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाता हूं, इसी एक्सपेरिमेंट में उसने एनोड में बड़े बड़े छेद कर दिए। क्या कर दिए? एनोड वाली तरफ में छेद कर दिए उसने, और पीछे की तरफ, पीछे यहाँ पे इस ट्यूब के पीछे उसने एक पेंट की कोटिंग कर दी। क्या किया उसने? पेंट की कोटिंग कर दी। जनरली ये एक फ्लोरोसेंट पेंट होता है जिंक सल्फाइड का, जिसको हम लोग फॉस्फोरेसेंस कहते हैं फिनोमिना को। मैं बताऊंगा क्या होता है वो भी, फॉस्फोरेसेंस पेंट अगर जानना चाहो तो दिस पेंट कोटिंग इज ऑफ ZnS and the phenomena is known as phosphorescence। अब ये क्या कहानी है सुनिएगा ध्यान से। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ब्लू कलर से। ये नेगेटिव पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये रेज जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ट्रैवल कर रही हैं वो कैथोड रेज है। अभी तक तो ये हम कह रहे थे एनोड पर पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है पता नहीं चलेगा, लेकिन ये पता कैसे चला आपका? क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से ये पार्टिकल्स टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल आ रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल में आपने क्या कर दिए हुए? छेद कर दिए हुए। अब ऑब्वियस ही बात है ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं ये स्पीड से आ रहे हैं, मोशन से आ रहे हैं। अगर मोशन से आ रहे हैं तो ये छेद को पार कर जाएंगे। जब ये छेद को पार कर जाएंगे तो यहाँ पे ये स्क्रीन पे टकराएंगे। जब ये यहाँ पर टकराएंगे तो ध्यान रखना ये यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? ग्लो। यहाँ पर ग्लो होगा, चमक जिसे कहते हैं हम लोग। क्या प्रोड्यूस हुई? चमक। ये चमक यहाँ पे आना क्या कंफर्म कर रहा है कि पार्टिकल्स ऑब्वियस सी बात है कैथोड से इस एंड की तरफ आ रहे हैं, हाँ या ना? यानी कि पार्टिकल यहां से चले और यहाँ की तरफ आ रहे हैं। आ रहे नहीं आ रहे हैं? अरे टक्कर तभी तो मारेगा जब वो एक एंड से दूसरे एंड पर आ पाएगा। और ऑब्वियस ही बात है ये एंड कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ किसको खींचता है? नेगेटिव चार्ज को। इसका मतलब ये जो सोर्स थी जिसके अंदर से ये पार्टिकल्स निकल रहे हैं, इस पर चार्ज का सोर्स क्या रहा होगा? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ये अपने में से एमिट कर रहा होगा और वो पार्टिकल धीरे धीरे टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड पहुंचते जा रहे हैं, जिसकी कंफर्मेशन हमने उसके एंड पर, उस ट्यूब के एंड पर किसकी कोटिंग कर दी? जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। और इस फिनोमिना को हमने नाम दे दिया फॉस्फोरेसेंस। और इस तरीके से जो
रेज निकल रही हैं उसको हम लोग कैथोड रे कहते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है। यस। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया गया। किसी ने कहा कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, हमें जरा बताइए। तो कैथोड रे की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे अगर कैथोड रेस ट्रैवल कर रही है तो ये हमेशा सीधा ट्रैवल करती है, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये कंफर्म कैसे किया हमने कि ये ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में? इस पर्टिकुलर रे के रास्ते में हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। क्या किया? एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, ठीक। और यहां पर एक स्क्रीन बना दी जिस पर कोटिंग कर दी जिंक सल्फाइड की। कोटिंग किसकी है? जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी इसके ऊपर। आप मुझे बताओ जो स्पार्कल बनेंगे यानी कि जो स्पार्क्स आएंगे उनका कलर क्या होगा? मतलब वो कहां कहां पे दिखाई देंगे आपको स्पार्क्स, और कहां नहीं दिखाई देंगे? जहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है वहाँ पे तो बिल्कुल दिखाई देंगे, और जहाँ पे नहीं आ रहा है वहाँ पे स्पार्क्स बनेंगे। बहुत बढ़िया। Because, कितने लोगों को ये जो बात समझ आ particles गया? हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। करेक्ट बोला आपने, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। जहां जहां पे लाइट का रास्ता रुक गया वहां पे स्पार्क नहीं होंगे, और बाकी जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ऑरेंज में वहां पे सारे पे स्पार्क आएगा। इसका मतलब क्या है? लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है? स्ट्रेट लाइन में। तभी तो जो ऑब्जेक्ट रास्ते में आया उस पर्टिकुलर उसकी शेडो पर कोई भी स्पार्क नहीं है। जहां पर गैप था, यहाँ गैप था, यहाँ गैप था, यहाँ गैप था, यहाँ गैप था, उसमें से लाइट सीधी ट्रैवल कर गई और जाके जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे उसने फॉस्फोरेसेंस क्रिएट किया, चमक प्रोड्यूस करी। इसी वजह से हमें उस पर्टिकुलर पोर्शन में चमक दिखाई दे रही है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है। यस सर। अब किसी ने कहा इसका जो नेचर है, ये जो रेज निकल रही है कैथोड रेज, इसका नेचर कैसा, उसको हम क्या और किसी एक्सपेरिमेंट से कंफर्म कर सकते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज है? हमने कहा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ये आपकी कैथोड रेज जा रही थी, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे एक टर्मिनल पे दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हेवी वोल्टेज के साथ। एक टर्मिनल जिसका नेगेटिवली चार्ज, एक टर्मिनल पॉजिटिवली चार्ज। और ये ट्यूब है बेसिकली, जो हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया ट्यूब के अंदर ही किया था। तो जितनी भी हमने एक्टिविटीज करी वो ट्यूब के अंदर ही करी थी। अब क्या हुआ? अब ये कैसी चार्ज रेस थी? जल्दी बोलो, व्हाट काइंड ऑफ चार्ज डू दे हैव? व्हाट काइंड ऑफ चार्ज? नेगेटिव, राइट। ये नेगेटिव चार्ज लेकर आ रही थी अपने साथ। जो यहाँ पे ये वाला टर्मिनल है, मैंने कह दिया ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, और मैंने कह दिया जो ये वाला टर्मिनल है ये नेगेटिव है। और पीछे मैंने क्या कर दिया, मैंने कोटिंग कर दी। किसकी कोटिंग कर दी? जिंक सल्फाइड, ZnS का पेंट कोट कर दिया। अब ये जो रेज है तो सीधा ट्रैवल करेंगी, ये आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं। लेकिन जैसे ये इसमें पास होंगी तो क्या होना शुरू करेंगे? जल्दी बोलो। पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे। एम आई क्लियर टू ऑल? तो आप मुझे बताओ जो डायरेक्शन ऑफ स्पार्क होंगे वो ज्यादा किस तरफ होंगे? ट्यूब के अपर एंड की तरफ होंगे या नहीं होंगे? यस सर। इसका मतलब ये पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ ये चार्ज शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब खुद पर चार्ज क्या था? ये किस टाइप का चार्ज था? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। हाँ या ना? बच्चों ये कंसेप्ट समझ आ गया आप लोगों को? प्लीज कंफर्म, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलिए। यस सर। बहुत बढ़िया। अगर ये समझ आ गया आपको कि किस तरीके से मूवमेंट हो रही है, यहाँ पर एक चीज और बताइए मुझे। ये 10th से पढ़ा था आप लोगों ने, जब भी कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज, और इलेक्ट्रिकल चार्ज होने के साथ वो चार्ज मूविंग भी होता है, तो इलेक्ट्रिकली मूविंग चार्ज ऑल्सो प्रोड्यूसेस व्हाट? हीट। इलेक्ट्रिक करंट। सोचो ध्यान से, करंट। सोचो ध्यान से, फिर से सोचो। मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। समवन सेज द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिकल फील्ड, जब भी कोई चार्ज कैरिंग अ बॉडी
मूव करती है तो उस मूवमेंट के साथ देखो, अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगी करेगी, लेकिन उसके साथ साथ वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर ईएमएफ या फिर ईएमआई कहा करते थे। याद आया कुछ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोटर पड़ी थी, जनरेटर पड़ा था, याद आया नहीं? Yes, sir. अब देखो याद। यही चीज उसने यहाँ पर भी क्लियर कर दी। उसने क्या किया, उसने यहाँ पर एक यू शेप मैग्नेट लगा दी। क्या लगा दी? एक यू शेप मैग्नेट। ठीक है, अब यू शेप मैग्नेट है तो ऑब्वियस ये बात है किसी ना किसी एंड की तरफ मूवमेंट तो होगी, आइदर टुवर्ड्स नॉर्थ और टुवर्ड्स साउथ, क्योंकि एक तरह का चार्ज शो करेगा। अगर ये सीधी निकल जाती विदाउट एनी डेविएशन, इसका मतलब क्या होता? सर इसका मतलब ये होता है कि वो चार्ज ही नहीं है, वो चार्ज नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रही नहीं कर रही है। लेकिन ये तो थ्योरी को गलत प्रूव कर देती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई अगर इलेक्ट्रिकली कोई चार्ज बॉडी है मूव करती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगी। वो जब बात अलग है कि वो क्लॉकवाइज करेगी या एंटी क्लॉकवाइज, वो हमारा अभी सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसकी कंफर्मेशन कैसे करिए आपने? आप एक और मैग्नेट लेकर आ गए, उस मैग्नेट के पास जब ये फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी तो या तो नॉर्थ के पास साउथ आने की कोशिश करेगा, या साउथ के पास साउथ आएगा तो उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, यानी कि इनडायरेक्टली देयर वुड बी सम डिफ्लेक्शन। हाँ या ना? यस सर। और डिफ्लेक्शन होगी तो हमारी बात क्लियर हो जाएगी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शो कर रही है। तो कैथोड रेज वो होती हैं जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रोड से निकलती है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड की तरफ जाती है। ये पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है कंफर्म करने के लिए आपने उस इलेक्ट्रोड को कर दिया परफोरेटेड। नाउ व्हाट इज परफोरेटेड मींस? परफोरेट का मतलब होता है छिद्रदार, छेद छेद कर दिए, उसमें आपने होल्स कर दिए। तो ये परफोरेटेड में आपने होल्स क्रिएट किए एक जानबूझ के, ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें से पास हो सके। और पास हो सके ये कंफर्म कैसे किया? आपने उस ग्लास की बैक साइड में आपने एक पेंट की कोटिंग कर दी, जिस पेंट को हमने नाम दिया जिंक सल्फाइड, जो कि फिनोमिना शो करता है, जिस फिनोमिना का नाम है फॉस्फोरेसेंस। जिसका मतलब होता है जब कोई भी पार्टिकल इस पेंट पर टकराएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एक स्पार्क, एक चमक प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से कंफर्म हो गया कि पार्टिकल्स एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ आसानी से ट्रैवल कर पा रहे हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। स्ट्रेट लाइन में, यस सर। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में डेविएट होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होता है। ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने कैथोड रे की स्टडी कर ली। ओके, एक्सपेरिमेंट समझ आ गया सभी को? आगे सर। यहीं से एक ऑब्जर्वेशन भी निकली थी बच्चों, आप लोग याद रखिएगा। और वो ऑब्जर्वेशन थी इस एक्सपेरिमेंट से कि यहाँ पे इन्होंने चार्ज अपॉन चार्ज बाय मास रेशियो निकाला था। क्या निकाला था? E अपॉन E बाय M रेशियो। इसको बोलते हैं हम लोग मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट। ये खाली आपको वैल्यू याद करनी है, बाकी तो बेकार की चीज है। चार्ज अपॉन चार्ज बाय मास रेशियो निकाला गया था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। क्या होता है इसकी मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, देख लेना इच्छा करे तो। बस बेसिक, लेकिन जनरली पूछा जाता है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है। इसका मेजर इंपॉर्टेंट काम क्या है, इसको ऑयल ड्रॉप बोलते थे, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने एक इमल्शन बनाया था ऑयल और वाटर का, और उसके अंदर एक स्प्रे बनाया उसने, जिस स्प्रे में से ऑयल की और पानी की ड्रॉपलेट वैसे भी आप जानते हो मिलती तो है नहीं, तो उसने इतनी प्रेशराइज करके उस ड्रॉप को बाहर निकाला कि बाहर निकलते वक्त उस ऑयल ड्रॉप पे चार्ज कैरी हो गया, वो आयनाइज हो गई। और जब वो बाहर निकली उसको उसने प्लॉट किया, उसको स्टडी किया, तो उसने वहां से एक रिलेशनशिप निकाली थी चार्ज अपॉन चार्ज बाय मास रेशियो। ये आप लोग याद करेंगे। आप मुझे बताओ व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? ये सभी जानते हैं। Negative. नेगेटिव वैल्यू 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 याद कर लीजिएगा, ये E की वैल्यू होती है। ठीक है, और इन्होंने चार्ज बाय मास रेशियो
इलेक्ट्रॉन बाय एम मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया था, जो चार्ज बाय मास निकाला था जे थॉमसन ने। पहले जे थॉमसन ने कहा था कि चार्ज बाय मास का रेशियो होता है 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम्स पर ग्राम। ये जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से कैरिड आउट कर लिया था। तो मिलिकन ने क्या किया, इसको और इसको इस्तेमाल किया और यहां से क्या निकाला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप समझ लो मैथ्स के हिसाब से मास आने वाला है। देखो अगर ये अपॉन ये करूंगा तो ई से ई कट जाएगा, 1/1/m इज बेसिकली m, आया ना? यस तो सर। बताओ ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और ई बाय एम की वैल्यू कितनी है 1.76 इंटू 10⁸8। इसको जब डिवाइड करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी मास, और मास कितना आता है 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम्स, या फिर केजी में कहें तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस हाँ या ना? सर। Yes, भैया. ठीक है। और इसके Yes. चार्ज को देखकर कई जगह पे कई बुक्स में आपको मिलेगा एक डेफिनेशन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, वो डिफाइन करने के लिए पूछ लेगा आपसे। तो आप याद रखिएगा, नोट की फॉर्म में इसको लिख लेंगे। जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है बेसिकली उसने कहा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, बेसिक पार्टिकल है, जिसे और फर्दर सब डिवाइड हम जनरली नहीं करते। एक फंडामेंटल पार्टिकल ठीक है, जो क्या कैरी करता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। कितना चार्ज है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और इसका मास नियरली 1/1837 टाइम्स हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। यानी हाइड्रोजन पे जितना मास है एक एटम पर, उस एटम के 1/1/837 टाइम्स इसका मास होता है। मेरी बात समझ आ रही है? आया ना? यस सर। एम आई क्लियर टू ऑल? सर ये एक बार फिर से बता दो नोट से जहाँ बेटा से आपने इसको ऐसे समझना, अगर मैं मान लेता हूं कि हाइड्रोजन एटम का एक एटम का मास है 1837, ठीक है ना? इतना एक हाइड्रोजन एटम का मास है। तो आपसे पूछें कि बताओ इस एटम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास कितना हुआ, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/1837 इंटू 1837 दैट इज इक्वल्स टू 1। यानी हाइड्रोजन एटम का मास इलेक्ट्रॉन के मास के 1837 टाइम्स ज्यादा होता है। क्लियर हो गई बात? यस सर। जैसे 50 किलो का आदमी 10 किलो के आदमी के कितना गुना भारी है? 5 गुना। ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1837 टाइम्स भारी है। यानी कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन का मास निकाल रहा हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन का मास बेसिकली हाइड्रोजन के एक एटम के 1/837 टाइम्स 1/1837 टाइम्स होता है। ये कहानी क्लियर हो गई आप लोगों को सभी को? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट सभी को थोरो समझ आ गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। ओके। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ईमानदारी से करोगे तो तुरंत बता भी दोगे मुझे। आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे ये कैथोड रे, आप उस टाइम पे साइंटिस्ट होते और ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हो जाता, तो क्या आप यहाँ पे एनोड रे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर पाते? जल्दी बोलो। सर नो। नहीं कर पाते? नहीं कर पाते? अगर कैथोड रे का सेटअप कर लिया किसी ने, अगर आप होते साइंटिस्ट उस टाइम पे,
तो मैं आपसे कहता कि क्या एनोड रे बना सकते हैं हम लोग, तो आप क्या करते हैं उस केस में, आप क्या करते हैं? सोचो, एनोड दिमाग से रेज पास करवाते हैं। क्या करते हैं? एनोड से रेज एनोड पास से। कराते हैं, बिल्कुल सही है। यस सर। और एनोड से पास कराने के लिए मुझे खाली डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करना पड़ता है, हाँ या ना? और सर कैथोड को परफोरेटेड Yes, बना sir. देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आई ना बात समझ। अब मुझे किसको परफोरेट करना पड़ेगा? कैथोड को। और कैथोड कैथोड को को। परफोरेट करूंगा तो पीछे कोटिंग कर दूंगा, किसकी कोटिंग कर दूंगा? ZNS। की। कौन सा फिनोमिना होने वाला है? फॉस्फोरेसेंस। क्या चीज प्रोड्यूस होगी? स्किंटिलेशन, चमक, स्पार्क प्रोड्यूस होगा, जो कंफर्म करेगा एनोड रेज मिल रही है, हाँ या ना? यस सर। यस एम आई क्लियर टू ऑल? ध्यान रखिएगा, मैं एनोड रे को जस्ट एक ही वर्ड में लिख रहा हूं। एनोड रे का दूसरा नाम याद रख लीजिएगा, इसको कैनाल रेज भी कहते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, कैथोड को कैनाल लिखाओ, एनोड रेज को कैनाल रेज कहते हैं। और क्यों कहते हैं कैनाल रेज? एज दे पासेस थ्रू होल्स ऑफ कैथोड, कैथोड के छेदों में से पास हो रही होती हैं ये, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है कैनाल रेज। ठीक है, इनका नेचर कैसा है एनोड रेज का? नेचर वेरी गुड, Positive. पॉजिटिवली चार्ज। Positive. ठीक है, अब बताओ इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर मैं प्रॉपर्टीज पूछूं कि अगर मैं इसके इन रेज के सामने इलेक्ट्रिकल फील्ड रख दूं, तो आप मुझे बताओ ये कहां की तरफ ट्रैवल कर जाएंगे? टुवर्ड्स पॉजिटिव और टुवर्ड्स नेगेटिव? Towards होगा Towards negative. Towards negative. नेगेटिव। क्योंकि खुद कैसी है ये? क्योंकि खुद कैसी है? खुद Positive. पॉजिटिव है, Positive. सो दे वुड लाइक टू गो टुवर्ड्स नेगेटिव। अच्छा बताओ, क्या ये भी शैडो बनाएंगी? यस सर। Yes, बिल्कुल भैया. बनाएंगी, होना भी चाहिए। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करेंगी? Yes, sir. भैया. बिल्कुल करेंगी, हाँ या ना? Yes, भैया. इसका मतलब Yes. ये जो दोनों रेज हैं, ये दोनों रेज हैं, चाहे हम कैथोड रे की बात करें या हम एनोड रे की बात करें, तो इनके अंदर कुछ जान तो है। जान शब्द क्यों इस्तेमाल किया मैंने? जान होने के लिए Force. कहते हैं ना, किसी ने मुझे घूंसा मारा, तो घूंसा मारने के लिए घूंसा होना जरूरी है ना, और घूंसा ठोस होता है, एक सॉलिड बॉडी है। ठीक है ना, कोई कहता है मुझे हवा ने घूंसा मारा, कभी नहीं बोलता कोई हवा ने घूंसा मारा। कहते मुझे एक इंसान ने घूंसा मारा या किसी व्यक्ति ने घूंसा मारा, क्योंकि उस इंसान के पास वो एक शेप मौजूद है। यानी शेप होने के लिए मैटर होना जरूरी है, और मैटर जब भी होगा, मैटर के साथ साथ उसके अंदर डेफिनेट शेप होनी चाहिए, यानी कि मास भी होना चाहिए। पार्टिकल नेचर कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? पार्टिकल नेचर Particle होना nature. चाहिए, क्योंकि पार्टिकल्स के पास ऑब्वियस बात है पार्टिकल ट्रैवल कर रहे हैं, सो दे डू पोजेस मास, और जिस चीज में मास होगा वो फोर्स जरूर एक्सर्ट कर सकता है, हाँ या ना? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? MA. ma, Mass मास into इनटू एक्सेलरेशन। बॉडी मूव कर रही है, Acceleration. बॉडी मूव कर रही है, मास उसके Acceleration अंदर होगा है ही, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या प्रोड्यूस करेगी? फोर्स प्रोड्यूस करेगी। Force. और फोर्स क्या करती है? पुश और पुल क्रिएट करती है। तो अगर मैं यहाँ पर इस रेस के बीच में एक छोटी सी लाइट, एक टरबाइन सी रख देता, टरबाइन सी, बताओ ये घूम पाती है? नहीं घूम पाती, ये घूम जाती। ये मैं कह रहा हूँ वेटलेस टरबाइन है, बेसिकली वेटलेस टरबाइन। तो छोटे छोटे पार्टिकल की रेज इसको घुमा पाती, हाँ या ना? Yes, sir. कितने लोगों को ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई, कैथोड रेज और एनोड रे एक्सपेरिमेंट? Sir, आ गई. आ गया भैया. वेरी गुड। अब जरा एक छोटी सी बात आप लोग समझ लो, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसके बारे में आपने पढ़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। पढ़ा है ना? न्यूट्रॉन को जानते हो ना? Yes, sir. Yes. एक आपको हिंट दे रहा हूं, हालांकि ये 9th में भी आपको मैंने बताया होगा, जो बच्चे पढ़े हैं। ईंट पर नाचे, ये याद रखिएगा, ईंट पर नाचे। क्या मतलब है ईंट पर नाचे का? E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, E स्टैंड्स फॉर थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में एक मेजर रोल प्ले किया था।
पर में P स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन और R स्टैंड्स फॉर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी इनिशिएट की थी, लेकिन फाइनलाइज किया था उसे ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन, ये याद रखिए। नाचे, भैया प्लीज read this again. आप बता रहा हूं। नाचे में N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रॉन और च स्टैंड्स फॉर चैडविक। च क्या है यहाँ पे? चैडविक। N ना क्या है? न्यूट्रॉन। च क्या है? चैडविक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला निमोनिक्स याद कर लीजिएगा। ईंट पर नाचे, ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ट यहाँ पे थॉमसन है, पर में प यहाँ पे प्रोटॉन है, र यहाँ पे रदरफोर्ड है, नाचे में न यहाँ पे न्यूट्रॉन है और च यहाँ पे चैडविक है। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, भैया। कुछ बेसिक बात, हालांकि ये नाइन्थ में पढ़ी है आप लोगों ने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चार्ज आप जानते ही हो, बोलते जाओ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। 1.6 into 10 to the चार्ज power -1 बेसिकली, -1. प्रोटॉन पे +1 और Plus न्यूट्रॉन होता 0 आ गया चार्ज उसके ऊपर। जरा मास बोलिए, ये याद कर लीजिएगा, आपको याद होना चाहिए मास। अभी लिखवाया था मैंने इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 to the power -31 kg, राइट? -31 kg. जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन बेसिकली हाइड्रोजन H+ आयन को बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन जनरली। तो ये 1/837 टाइम्स है, तो नियरली कितना आता है? 1.67 और करना चाहो तो इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का मास भी, मजेदारी की बात यही है कि नियरली प्रोटॉन के बराबर होता है। याद रहेगा? Yes, sir. Yes, भैया। तो ये आपने इस चैप्टर का जो बेस है ना, वो बेस स्टडी कर लिया, ठीक है? अब जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इस पे तो देखो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है। इस पर क्वेश्चंस कम आएंगे। इसके आगे की कहानी क्या है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार दोबारा से रिजॉइन।